नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुंबई से आ रही है। जिन 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को अलग किया गया है, उन मामलों की जांच करने आज एनसीबी की एसआईटी मुंबई पहुंच रही है। आपको बता दें कि डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी मुंबई के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। करीब 1 घंटे बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी। समीर वानखेड़े को जिन मामलों से अलग किया गया है, उनमें सबसे पहला और अहम केस है आर्यन खान से जुड़ा हुआ। दूसरा मामला नवाब मलिक, जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके दामाद से जुड़ा हुआ है। एक केस एक्टर अरमान कोहली का है। कुल 6 मामले हैं जिनकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 6 मामले कुल ऐसे हैं जिसकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। जांच से हटाए जाने को लेकर समीर वानखेड़े से बात की है हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। तो मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के? हाँ तो आए तो मैं आयो का हूँ उसके अंदर भाई। हाँ, पर सुपरविजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास और आयो भी चेंजेस है, बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ, ओनली फॉर दिस 6 केस, जिसमें जो समीर खान एंड करण संजानी केस भी है जी, और इसमें अपना जी सर। ओके, तो आपको हम बता दें कुल 6 ऐसे मामले हैं जिससे समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, ऐसे कई मामले थे जिसमें से 6 मामले ऐसे हैं जिससे समीर वानखेड़े अब उसकी जांच वो नहीं करेंगे। उनमें जो प्रमुख मामला है आर्यन खान का मामला है, साथ ही साथ अरमान कोहली का मामला है, और मंत्री महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री है नवाब मलिक, उनके दामाद का जो मामला है। ये मुख्य कुछ मामले हैं जिनसे समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हमने मुस्तफा ने जो बात की थी समीर वानखेड़े से, वो बात भी सुनी और ये खबर भी सामने आ रही है। अब इसमें बताइए कि दरअसल सच्चाई क्या है? क्या वाकई समीर वानखेड़े को इस पूरे जांच से हटा दिया गया है, इन 6 जांच से, या फिर वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जस्ट ये मामला शिफ्ट होने वाली बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है? क्या है सच्चाई? देखिए, सही बात तो ये है कि समीर वानखेड़े जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यहाँ पर जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन दी थी कि महाराष्ट्र सरकार जो जांच कर रही है एक्सटॉर्शन चार्जेस की, वो ना करे, बल्कि वो जो जांच है वो सेंट्रल एजेंसीज यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दे दी जाए। वो जो उन्होंने पिटीशन डाली थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी। अभी समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं कि वो तो इस केस के आयो है नहीं, वो जोनल डायरेक्टर है, वो इस कैपेसिटी में है ही नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल अपनी जो प्रेस रिलीज दी थी उसमें भी कहा था कि किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है, यानी उनका जो पहला रोल रहा है वो अभी भी वही रहेगा। सच्चाई ये है कि आर्यन खान केस में, चाहे अरमान कोहली केस हो, चाहे नवाब मलिक के सन इन लॉ का केस हो, उसमें समीर वानखेड़े लीड इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि न सिर्फ ये 3 केस बल्कि 3 और केस, कुल मिलाकर 6 केसेस हैं जहां अब मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दखल नहीं रहेगा। ये तमाम केसेस अब दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में चले गए हैं। समीर वानखेड़े अब लीड इन्वेस्टिगेटर नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली से जो एसआईटी की टीम गठन हुई है, जो ऑपरेशंस ब्रांच की जो टीम गठन हुई है, उसके सिर्फ मदद करेंगे, यानी सहायक भूमिका रहेगी। लीड इन्वेस्टिगेटर से समीर वानखेड़े अब सहायक की भूमिका में आ गए हैं। सच्चाई यही है जी। बिल्कुल, आप बने रहे पंकज, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको हम बता दें कि सियासी बयानबाजी भी जो है वो शुरू हो गई है। जरा देखते हैं कौन क्या कह रहा है। तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है, और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है
तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। जो भी सच होगा वही जीत। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं हो। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और वो ये कि 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को अलग किया गया है। उन मामलों की जांच करने आज एनसीबी की एसआईटी मुंबई पहुंच रही है। एसआईटी की टीम बाकायदा गठित की गई है जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही है। डीडीजी ऑपरेशन यानी कि संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी मुंबई के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। करीब 1 घंटे बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी। समीर वानखेड़े को जिन मामलों से अलग किया गया है, आपको बता दें उनमें सबसे पहला और अहम मामला है आर्यन खान का। दूसरा मामला है नवाब मलिक जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उनके दामाद का। साथ ही साथ एक केस एक्टर अरमान कोहली का भी है। तो कुल 6 मामले हैं जिनकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। पंकज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पंकज, यानी कि अब जो ये जो एसआईटी की टीम जो दिल्ली से वहां पर जा रही है इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो क्या ये भी समझा जाए कि जो बयान दर्ज किए गए हैं समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, अब फिर से हो सकता है उन गवाहों के बयान फिर से दर्ज किया जाए, फिर से लोगों को बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी हाँ, काफी हद तक ये संभव है क्योंकि अब तो पूरे जितने 6 के 6 केसेस हैं उनकी रिव्यू करी जाएगी। और आज जब एसआईटी मुंबई आएगी, हमें बताया गया है कि 11 साढ़े 11 के बीच में ये टीम आ जाएगी और संजय कुमार सिंह क्योंकि जो कि 1996 बैच के ओडिशा काडर के जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो न सिर्फ राज्य सरकार के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग ब्यूरो में काम कर चुके हैं बल्कि सीबीआई के साथ भी काम कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2015 तक वो खुद यहां पर आएंगे, तमाम केसेस की रिव्यू करी जाएगी। आगे अब जांच किस तरीके से होने वाली है, मुंबई ब्यूरो के साथ समन्वय किस तरीके से बिठाया जाएगा, जांच प्रक्रिया क्या होने वाली है, स्टेटमेंट्स किस तरीके से फिर से लिए जाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आज समझा जाएगा, देखा जाएगा। अब जब यहां पर संजय सिंह आएंगे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए, इस वक्त सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्रेडिबिलिटी पर आ गया है। एक तरफ एसआईटी है, दूसरी तरफ यह भी याद रखें कि विजिलेंस टीम तो है पहले से ही जो एक्सटॉर्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन यह बड़ा डेवलपमेंट है कि एसआईटी का गठन हो गया है। 6 मामले मुंबई एनसीबी के हाथ से फिसलकर अब दिल्ली एनसीबी के हाथों में चले गए हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5वीं बार केदारनाथ धाम में पहुंचे। मोदी ने विधि विधान पूर्वक भगवान केदारनाथ की पूजा की, उनका अभिषेक किया, परिक्रमा की। उन्होंने केदारनाथ धाम में विकास कार्यों की प्रगति भी देखी। जय केदार। देवों के देव महादेव के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारपुरी में थे। बाबा केदारनाथ के दर्शन से गदगद, भक्ति भाव में लीन, जहां आनंद की अनुभूति शब्दों में वर्णन से भी पार है। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई थी, केदारपुरी अब उससे उबर चुकी है। तीर्थ क्षेत्र पहले कहीं ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही केदारपुरी के जीर्णोद्धार का काम तेजी से शुरू हुआ और केदारपुरी नए रंग रूप में सजी धजी दिखाई दे रही है। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या?
लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वाकये का जिक्र भी किया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केदारनाथ की आपदा में उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इनकार कर दिया था। मोदी ने कहा कि केदारधाम की सेवा का मौका उन्हें मिला, इसे वो अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मोदी सुबह 7:55 पर एमआई हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरकर केदारनाथ मंदिर की तरफ चल पड़े। 3 डिग्री तापमान में ठिठुरा देने वाली ठंड थी। मोदी ग्रे कलर के ओवरकोट में लाल रंग की टोपी लगाए केदारधाम पहुंचे। मंदिर में पीएम मोदी ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में लगभग 18 मिनट तक विधि विधान और पूर्ण समर्पण भाव से पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान केदारनाथ को पहले रुद्राक्ष की माला अर्पित की, फिर उन पर जनेऊ अर्पित किया। मोदी ने दूध, दही, मधु, भस्म, पवित्र नदियों के जल आदि से बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। बाबा को तिलक लगाया, फल फूल अर्पित किया, फूलों की तरह तरह की मालाएं अर्पित की। पीएम मोदी ने विशेष रूप से बाघंबर वस्त्र का अर्पण किया। बाघंबर भगवान शिव का आसन और प्रिय वस्त्र हुआ करता है। पूजा पूरी हो गई थी। इसके बाद मोदी ने भक्ति भाव के साथ भगवान केदारनाथ की आरती उतारी। केदारनाथ के पुजारी बागेश जी ने पीएम मोदी की पूजा संपन्न करवाई। पूजन के बाद पुजारी ने मोदी को रुद्राक्ष की बड़ी माला पहनाई, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। हर बार की तरह पीएम मोदी ने एक बार फिर भगवान केदारनाथ की परिक्रमा की, नंदी के दर्शन किए और उनकी परिक्रमा की। प्रधानमंत्री का ये 5 नवंबर पंचमुखी केदार और 5वीं यात्रा प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। यहाँ उन्होंने देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, स्वास्थ्य और देश के पराक्रम के लिए बाबा केदारनाथ से प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारधाम से अनूठा रिश्ता है। 80 के दशक से ही मोदी का केदारपुरी में आना जाना लगा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी 5 बार केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मोदी यहां केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो यहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लेते हैं। मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारपुरी, आज तक। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा ऐसी बिगड़ी जो अब तक ठीक नहीं हो सकी है। महीन धूल कण सांस लेना दुश्वार कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दिल्ली का ये प्रदूषण सेहत को लेकर बड़े खतरे पैदा कर रहा है। दिल्ली के लोगों ने धमाकेदार दिवाली मनाई। तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली की जहरीली हुई हवा पर सियासत भी शुरू हो गई।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आतिशबाजी को लेकर जारी निर्देश लागू करने में एजेंसियों ने ढील बरती? क्या एजेंसियों की ढील के चलते लोगों के सामने ये मुसीबत आ खड़ी हुई? ये जितना भी बैन के ऑर्डर था या जो भी इंस्ट्रक्शंस थी फॉलो नहीं की गई हैं, क्योंकि दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। दिल्ली एनसीआर में पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 और PM10 दिवाली की दरमियानी रात से आपात स्तर पर पहुंचा हुआ है। कुछ दूसरी वजहों के साथ साथ पटाखों की वजह से भी इस बार प्रदूषण में तेज इजाफा हुआ है। पर्यावरण एक्सपर्ट की जुबानी सुनिए कि क्यों हवा अचानक बिगड़ी। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसकी सीरियसनेस को नहीं समझा। और तो वेदर कंडीशन जो है वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हवा का स्तर कितना सुरक्षित माना जाता है और कब खतरा शुरू हो जाता है। AQI 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, यानी हवा सुरक्षित है। 100 से 200 तक ये मॉडरेट यानी मध्यम माना जाता है, यानी खतरा नहीं है। 200 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है, यानी खतरा शुरू। 300 से 400 के बीच ये वेरी पुअर यानी ज्यादा खराब माना जाता है। 400 से ऊपर होते ही ये खतरनाक हो जाता है। कम से कम दिल्ली में स्थानीय वजहों से इस बार प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विज्ञानी भी चेता रहे हैं कि ये खास तौर पर PM 2.5 यानी धूल के महीन कण ज्यादा खतरनाक है। जो इंडिया मेनली जो है ना मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अनफेवरेबल पहले था, और उसके साथ साथ जो आज का जो बुलेटिन आया उसमें दिखाया गया है कि जो फायर क्रैकर्स और जो बायोमास बर्निंग है उससे ये ज्यादा सीवियर हुआ है। और जो कल जो वेरी पुअर लोअर एंड में था या वेरी पुअर मिडिल एंड में था, अभी 550 530 हो रहा है, मतलब सीवियर है। हवा में फैले इन धूल से महीन कणों का असर सीधे दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दिवाली की आतिशबाजी के बाद तेजी से बढ़े प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को कुछ दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के बाद ये राहत कितनी स्थायी होगी ये कहना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। बिहार में कहने को तो शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोग जहरीली शराब पीकर दम तोड़ रहे हैं। नीतीश सरकार शराबबंदी के जिस फैसले को क्रांतिकारी बताती रही, उसकी असलियत बेहद डरावनी शक्ल में सामने आ रही है। हैरानी इस बात की है कि जहरीली शराब के नेटवर्क को तोड़ने के बजाय बिहार सरकार इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही है। सीएम नीतीश कुमार समझाते रहे, शराबबंदी का दावा दोहराते रहे, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बिहार में जहरीली शराब से सांसबंदी का सिलसिला थमा नहीं। रोशनी के त्योहार के बीच जहरीला जाम गोपालगंज के कुशहर गांव में चीख पुकार ले आया। कई जिंदगियां छीन ली, कई परिवारों में अंधकार आया। जहरीली शराब से मौत के बाद पूरे गांव में गम, शोक है, हाहाकार है। जिन्होंने जान गंवाई उनका लाचार परिवार है। जो जहर के कहर से किसी तरह बच पाए, उनके दिल में दहशत भरमार है। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ छूट के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? सवाल ये कि जिस सूबे में शराबबंदी का कानून है, उस राज्य में कैसे जहरीली शराब का जाल गांव-गांव तक फैला हुआ है? कैसे नीतीश सरकार की नाक के नीचे शराब खरीदी और बेची जा रही है? असली तो छोड़िए, बिहार में नकली शराब धड़ल्ले से बिक रही है।
और आए दिन लोगों की जान ले रही है। बिहार में 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 मौत हुई, बेतिया में 13 लोगों की जान गई, गोपालगंज में 17 लोगों ने दम तोड़ा, सीवान में 6 लोगों की मौत हुई। क्या सुशासन राज में शराबबंदी की हकीकत कुछ और ही है? क्या शराबबंदी के दौर में जुगाड़ वाला जानलेवा जाम बिहार के जिले जिले तक फैला हुआ है? जहरीली शराब से अपनों को गंवाने वाली इस महिला की बातों को गौर से सुनिए, सच्चाई क्या है आप समझ पाएंगे। तो रोज शराब पीते थे? तो हाँ पियत झुटकाई के बोली हूँ, रोज पियत रहा। कहाँ शराब मिलत रहे? अब कहाँ बतलाई, वो लोग के जगह हम कहाँ बतलाई। केहू कुछ बा केहू कुछ बा केहू कुछ बा, वोट के टाइम बा जेकरे मन कहत लो करे पिया तो लोग का करी। जरा सोचिए, जिस राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी हो, जहां शराब बेचना और खरीदना गुनाह है, वहां लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गोपालगंज के शराब कांड के बाद नीतीश सरकार के एक मंत्री इलाके में पहुंचे। लोगों की मौत के बाद सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल हुआ तो शराब कांड के पीछे साजिश वाला एंगल दे दिया। मुझे तो लगता है कि एक उच्च स्तरीय जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है और सरकार के मंत्री कार्रवाई की दलील देकर मुसीबत से मुंह चुरा रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा है, सरकार पैनी नजर रखी हुई है, ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है, जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों न हो या कोई जनप्रतिनिधि क्यों न हो, वो कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम कर रहे हैं वो तो आज दुनिया छोड़ के चल बसे। अब तो सरकार उनके सामने संवेदना व्यक्त ही कर रही। मैं एक अंग होने के नाते ये बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। शराबबंदी कानून के बीच शायद सरकार का यही रवैया लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार के क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जाता है, प्रशासन की लापरवाही से इस कदम की कमियां लोगों की जिंदगी के लिए काल बनती जा रही हैं। सुनील तिवारी के साथ सुजीत कुमार झा, गोपालगंज, आज तक। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से बीते 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आपदा से निपटने के लिए जागरूकता का नारा देते रहे हैं, लेकिन अपने अफसरों से वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के 5 साल और जमीनी हकीकत का असल हाल, बेतिया, गोपालगंज समेत कई जिलों से आई मौत की खबरों ने सामने ला दिया है। सवाल नीतीश सरकार पर है और खुद सरकार जहरीली शराब की इस आपदा का उपाय जागरूकता अभियान मान रही है। ये जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। शायद सरकार ये मानती है कि लोगों को जागरूक करने भर से ही गांव-गांव तक फैले जहरीली शराब के जाल पर रोक लग जाएगी। ऐसे में सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो सका है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? और अगर ऐसा है तो प्रशासन इसे रोक पाने में नाकाम क्यों है? जहरीली शराब से मौत के मातम के बीच सरकार अपनी सफाई दे रही है। हम लोग लगातार एक वर्क इन प्रोग्रेस से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आंकड़ों पे भी जाएंगे तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने या एक्साइज विभाग ने कुछ सालों में अगर मिला लिया जाए तो 4.25 लाख से ऊपर लिकर को सीज किया है, इंडियन मेड, फॉरेन लिकर, कंट्री लिकर। 3 लाख से ऊपर अरेस्ट हुए हैं, 1000 से ऊपर कन्विक्शंस हुए हैं, करीब 60,000 गाड़ियां सीज हुई हैं,
इसमें से जो अरेस्ट हुए उसमें से 6000 दूसरे राज्यों के हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस शराबबंदी पर नीतीश सरकार ताल ठोकती है वो पूरी खोखली निकली है। बिहार में शराबबंदी की हकीकत है, पैसा फेंकिए और जितनी मर्जी शराब गटकिए, और ये सब कुछ प्रशासन की शह पर हो रहा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट बयान है उनका, और ये जो है सो कहा गया है कि जले पर नमक छिड़कना। गरीब गुरबा को एक तरफ तो जहरीला शराब जो है सो पिला पिला कर मरवा रहे हैं, और दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि मतलब कि पिएगा तो मरेगा। आखिर बिक कह रहा है? इसके लिए पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोषी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी गांव में, मोहल्ले में, गली में जगह जगह पर चोरी चुपके शराब बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों से शराब ला करके दुगने और चौगुने मूल्य में बेचे जा रहा है। शराबबंदी के बाद से ही राज्य के किसी न किसी कोने से शराब की बरामदगी और कानून तोड़ने की खबरें सुर्खियां बनती रहीं, लेकिन बीते कुछ समय में लगातार जहरीली शराब से मौत की खबरों ने नीतीश सरकार के हर दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात ये हैं कि जहरीली शराब से मौत के बाद अब विपक्ष नीतीश के इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। स्मगलिंग हो रही है, एक पूरा फलता फूलता व्यापार चल रहा है जिसको राजनीतिक प्राश्रय भी मिला हुआ है, जिसके तहत राज्यों से नकली शराब आती है, जहरीली शराब आती है और लोग इस तरह से मारे जाते हैं। किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री को जिसमें लेश मात्र भी शर्म बाकी हो, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, सख्ती से लागू है, और जो लोग इस हरकत में जिम्मेदार होंगे, जहरीली शराब भेजने में या अवैध रूप से वहां पहुंचाने में, उन पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये एक दुर्घटना है, इस पर जरूर संज्ञान लेकर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस तरह का ऐलान बिहार सरकार ने किया है। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शराबबंदी का वादा किया। चुनाव में नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिलाओं से किया गया वादा बताया। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन सरकार की ढील और प्रशासन की लापरवाही से यह कानून बेअसर नजर आ रहा है और प्रदेश की जनता बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। त्योहार के मौके पर बिहार के 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा दी है, लेकिन नीतीश सरकार अभी भी त्योहार की खुमारी में बैठी हुई है। सीएम साहब को इंतजार है कि छठ हो जाए, तब अवैध शराब के लिए एक्शन लेंगे। जहरीली शराब बिहार में ऐसा काल लेकर आई कि मौत का तांडव मच गया। 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार का रवैया क्या है उसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं। सर, बिहार में सर शराब कांड हो गए हैं सर, कई लोग मर गए हैं सर। सवाल पर सरकार के मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। शराबबंदी के बाद लोग मर रहे हैं शराब। और सीएम नीतीश कुमार बड़े एक्शन के लिए छठ पर्व बीतने का इंतजार कर रहे हैं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम देश में थोड़ा घटे, लेकिन उससे ज्यादा पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता हुआ, लेकिन सियासत महंगी हो गई है। केंद्र के बाद बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाया गया। कांग्रेस शासित किसी राज्य में वैट कटौती नहीं हुई है। राजनीति को चिंगारी इस पर भी मिल रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र ये है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू।
10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और जब रिलीफ देना है आवाम को तो कांग्रेस पार्टी चूक जाती है। यूपीए सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। आप अपने राज्य में क्यों नहीं? केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पेट्रोल डीजल वो जादुई तरल पदार्थ बन गए जो राजनीति में मुद्दा बनाने के लिए ठोस बन जाते हैं और राहत देने के नाम पर विपक्षी राज्यों में गैस की तरह गायब। कहानी शुरू हुई दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले। अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। 24 से 30 घंटे के भीतर फिर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने, गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान पेट्रोल डीजल पर कर दिया। अब बीजेपी के हाथ मौका मौका वाला अस्त्र आया, लिहाजा सवालों की टंकी खोलकर पूछा जाने लगा, महंगाई से अब जनता को राहत देने का काम कांग्रेस और दूसरे बीजेपी विरोधी दल शासित राज्य क्यों नहीं करते? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र ये है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? अब टीएमसी की ममता बनर्जी को याद करिए, बंगाल चुनाव के दौरान ये महंगाई के मुद्दे पर ही स्कूटी चलाकर प्रचार करने लगी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी तेल की महंगाई के मुद्दे पर संसद भवन तक साइकिल चलाकर गए थे। लेकिन अब तक ना तो पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां कांग्रेस की सीधी सरकार है, वहां कोई राहत वैट घटाकर पेट्रोल डीजल पर दी गई, न ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में यूपीए शासित सरकारों ने कटौती की, न पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस शासित राज्य ने वैट घटाने का अब तक कोई फैसला लिया। बदले में बीजेपी के सवाल पर दलील ये दी गई कि घटाकर जनता पर एक्साइज ड्यूटी कोई एहसान नहीं किया गया। 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर, 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। 30 रुपए बढ़ा दे तो 5 रुपए कम करे तो वाई लूटा था। अरे भैया, यूपीए सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर दे, 27 रुपया 32 रुपया, 5 रुपया घटाए। अरे 9 रुपया कर देना भैया, 9 रुपया तक के लिया, पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। दरअसल भले घटाया पेट्रोल पर केंद्र ने 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए, लेकिन सच्चाई ये भी कि अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 8.5 रुपए की महंगाई आ चुकी है। सच ये भी है कि पेट्रोल पर पिछले साल एक झटके में एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए और डीजल पर करीब 16 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई थी। इन सब के बीच पवार की पॉलिटिक्स अलग आई। वो तगादा करने लगे कि पहले राज्यों को केंद्र जीएसटी के हिस्से वाला बकाया पैसे का पेमेंट करे। ऐसी राज्य सरकारशी बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दिलासा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची जीएसटीची जे देणं आहे ते कृपा करून लवकर द्यावं। ते दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। कुल मिलाकर कहानी ये कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो राजनीति, घटे तो राजनीति, सब अपना अपना खजाना देखते हैं, जनता की जेब चाहे जैसे जले। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीक पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है, उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान है। ओरेकल और वर्कप्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और यूएई में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। आज तक HD सबसे तेज